तो हे गाइस, वेलकम बैक टू एजी अनाई मांगा। आप लोगों ने अगर इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले प्लीज उसे देख लीजिए। बाकी अब डायरेक्टली इसके एपिसोड 3 को स्टार्ट करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जुनली को दिखाया जाता है जो कि सिस्टम से क्वेस्ट मिलने के बाद में उस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए निकल गया होता है। तभी पीछे खड़ी एल्डर ज़्यू कहती है हालांकि पीक ब्रदर ये ने इंडी थंडर सेक्ट को क्रश करके पूरी तरीके से हरा डाला, मगर अब हमारी जंग फेदर इमोर्टल सेक्ट से है। सेक्ट मास्टर, आपको क्या लगता है कि हमारा प्रोफाउंड हेवन सेक्ट क्या अभी भी इस ईस्टर्न डोमेन में आराम से रह पाएगा? सेक्ट लीडर भी कहते हैं कि हाँ, सचमुच फेदर इमोर्टल सेक्ट कुछ ऐसा कर सकता है जो कि हमारी उम्मीद से भी कई गुना ज्यादा बियॉन्ड है, जिसे कि हम बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकते। तब सेक्ट लीडर जुलियन को आवाज लगाते हैं और उससे कहते हैं कि हे ब्रदर, ये तुम हमारे सेक्ट में अपनी स्ट्रेंथ के साथ में एक स्पेशल प्रोडिजी हो और अब तुम्हें यहाँ पे रह करके इस तरीके से अपने फ्यूचर को वेस्ट करना नहीं चाहिए। इसलिए तुम ईस्टर्न रीजन के कहीं डीप में चले जाओ कि हम यहाँ पर रह करके फेदर इमोर्टल सेक्ट को संभाल लेंगे, फिर चाहे उन्हें संभालने की कॉस्ट हमारी जिंदगी ही क्यों ना हो। और जब तक तुम जिंदा रहोगे तक हमारे परफॉर्म हेवन सेक्ट को आगे बढ़ाने की एक होप बनी रहेगी। तब एल्डर ज़्यू भी जुलियन से कहती हैं कि हाँ, सेक्ट मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेक्ट मास्टर, ये आप मिलियंस ऑफ सालों में पैदा होने वाले एक जीनियस हैं और आपके लिए मरना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तब बाकी सभी डिसाइपल्स भी एकदम फायर अप होते हुए कहते हैं कि हाँ, पीक मास्टर ये एक डेस्टिन चूजन वन है जो कि एक दिन हमारे परफॉर्म हेवन सेक्ट का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। पीक मास्टर ये को बचाने के लिए हम यहाँ पर अपनी जान भी दे सकते हैं। अब इधर उन सब लोगों की ये बातें सुनने के बाद में जुलियन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। उनकी ओर देखते हुए हल्की से स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है सचमुच ये सेक्ट बेहद ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। फिर जुलियन सेक्ट मास्टर से कहता है कि आप सभी के सभी लोग सचमुच में बेहद ही ज्यादा अच्छे हैं। लोग यहाँ पर मेरे लिए अपनी जान देने के लिए भी नहीं डर रहे हैं, मगर आप लोग शांत हो जाइए, मैं कहीं भी नहीं जा रहा और मैंने उस फेदर इमोर्टल सेक्ट को हैंडल करने के लिए ऑलरेडी प्लान बना लिया है। आप तो बस इस सारी गंदगी को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं जल्दी ये सब कुछ साफ कर दूंगा। और सेक्ट मास्टर, आप तो बस यहाँ पर आराम से यहाँ पे सारी जगह के लूट को कलेक्ट कीजिए, बाकी अभी मैं कुछ टाइम के लिए किसी अर्जेंट काम के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहते ही जुलियन वहाँ से बड़ी तेजी से उड़ जाता है। पीछे खड़ा सेक्ट मास्टर अपने मन में कहता है ये तुम सच में बेहद ही ज्यादा अमेजिंग हो, तुम बड़ी ही आसानी से बुरे लोगों को धूल चटा देते हो और यहाँ तक कि ऐसा करते पे तुम अपना कोई निशान भी नहीं छोड़ते। तो अब इसी के साथ में यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अगला सीन हमें पर्पल वॉइड बैम्बू फॉरेस्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि कोई बड़ी तेजी से किसी से बच करके भाग रहा होता है। तभी हमें उसके पीछे करने वाले एक अजीब से बुड्ढे को दिखाया जाता है। साला काफी ठड़के अंदाज में उसका पीछा करते हुए कहता है ब्यूटी, मुझसे बच करके कहाँ भाग रही हो, आओ हम दोनों मिल करके काफी ज्यादा मजा करते हैं। तो उस ठड़के बुड्ढे की ये बात सुन चिढ़ते हुए कहता है कि साले ठड़के बुड्ढे, मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि मैं एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का हूँ, लड़का। पर वो बुड्ढा तो अभी भी अपने मुंह से लाड टपकाते हुए कहता है कम ऑन, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि एक इतना ज्यादा खूबसूरत फेस किसी भी लड़के का हो सकता है। मैं क्या लगता है कि तुम मुझसे इस तरीके से खेल खेल करके मुझे पागल बना दोगी, मगर ये ओल्ड मैन तुम्हें इस तरीके से छोड़ने वाला नहीं है क्योंकि ये तुमसे बेहद ही ज्यादा प्यार करता है। इधर तभी वो भागने वाला बंदा अपने मन में कहता है कि डैम इट, जरा देखो तो सही मेरी ओर, मैं सेंट्रल रीजन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोनिक फ्लेम सेक्ट का लीडर, अपने दाएं बाएं के सभी शत्रुओं को तहस महस करने वाला, ट्रू इमोर्टल रिल्म फाउंडेशन का कल्टिवेटर, जिसके के कल्ट में नेशन के 10,000 एल्डर्स का ग्रुप है और मेरे बिलियंस ऑफ दुश्मन मेरे कदमों के नीचे पड़े रहते हैं। मगर आज देखो तो सही, मेरे सभी दुश्मनों ने एक साथ हाथ मिला करके, साथ ही होली लैंड को भी अपने साथ इसमें घसीट करके मेरे अपने सेक्ट को पूरी तरीके से बर्बाद कर डाला और उनसे बचकर निकलने के लिए मुझे अपनी कल्टीवेशन को भी नष्ट करना पड़ा और मैं इस तरीके की बेकार सी कचरे भरी जगह में भी फंस गया हूँ कि मेरा इस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। ये सचमुच कितनी ज्यादा शर्म की बात है। अब ये सब सोचते वो बंदा गुस्से में वहाँ से भाग ही रहा होता है कि तभी वो ठड़की बुड्ढा उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि हे खूबसूरत लड़के, तुम्हें और ज्यादा तेजी से भागना चाहिए क्योंकि अब मैं तुम्हें बस पकड़ने ही वाला हूँ। तभी वो बुड्ढा उसके ऊपर अपनी एक स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और तब उस स्वॉर्ड को अपनी उड़ाता हुआ देख करके वो बंदा भी अपनी क्रिस्मसन फ्लेम शील्ड का यूज करते हुए उस स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है और काफी ज्यादा कमजोर होने की वजह से वो स्वॉर्ड को पूरी तरीके से रोक नहीं पाता और उस अटैक की वजह से काफी ज्यादा दूर तक पीछे जाकर के गिरता है। वो उस अटैक को जैसे जैसे काउंटर करने के बाद में उठ जाता है। उसे इस तरीके से उठता हुआ देख करके वो बुड्ढा भी अपने मन में कहता है ये क्या, आखिर एक फाउंडेशन स्टेज के कल्टीवेटर ने गोल्डन कोड लेवल के अटैक को कैसे रोक लिया? मेरे ख्याल से ये बंदा अपने सेक्टर का एक राइजिंग स्टार होगा जो कि यहाँ पर इन जंगलों में कुछ एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए आया है। मगर फिलहाल छोड़ो इन सब बातों को, मुझे सबसे पहले इस बंदे को कमजोर करना पड़ेगा और फिर मैं बाद में ये फिगर आउट करूंगा कि आखिर ये है क्या चीज। तो कहते ही वो ठड़के बुड्ढा उस बंदे के ऊपर अपने कुछ निडल्स से अटैक करता है जो कि बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए उस बंदे को चारों ओर से घेर लेती है और उसके इर्द गिर्द एक अरे फॉर्मेशन बन जाती है जो कि उसे वहीं पर कैद कर लेती है। तब ये देख वो बुड्ढा हंसते हुए उसके पास आता है और कहता है कि अब तेरा बहुत हुआ खूबसूरत लड़के, अब जल्दी से तू अपनी
अपनी हार मान ले। तो उसे अपनी ओर आता हुआ देख करके वो बंदा भी अपने मन में कहता है, डैम इट, ये कमीना बड़ाऊ ये नहीं मानने वाला। मगर तभी वो बुढ़ा उसके मुंह को पकड़ते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, अब इस तरीके से रजिस्ट करना बंद करो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे साथ खेलने के लिए पूरा दिन नहीं है, इसलिए एक अच्छे बच्चे बनो और अपने आप को ज्यादा जख्मी मत करवाओ। उस ठड़के बुड्ढे की ये बात सुनकर तो वो बंदा बेहद ही ज्यादा भड़क जाता है और फिर गुस्से में अपने कपड़े खोलते हुए उसे अपनी छाती दिखाते हुए कहता है, ये देख, अपनी आंखें खोल करके देख, ठड़की बुड्ढे, मैं एक आदमी हूँ, आदमी, ना कि कोई औरत। तो अभी तो उस बंदे को इस तरीके से देखने के बाद तो उस ठड़के बुड्ढे के तो सारे अरमानों के पंछी उड़ जाते हैं, साथ ही हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। हैरान होते हुए कहता है कि होली क्रैप, तुम तो सचमुच में एक लड़के निकले क्या? इसका मतलब मैं इस पूरे टाइम एक आदमी का पीछा कर रहा था। होली शिट, मेरा तो सारा का सारा टाइम ही वेस्ट हो गया। वो बंदा फिर से अपनी शर्ट पहनते हुए कहता है, हाँ, अब तुमने करीब से देख लिया ना कि मैं भी तुम्हारी तरह एक लड़का हूँ, लड़का, तो इसलिए अब यहाँ से जाओ और मेरा पीछा करना बंद करो। तभी ये सुन वो बंदा अपने हाथ को उठाता है और कहता है कि जरा रुको तो सही, दरअसल तुम भले ही एक लड़के हो मगर अब मेरे लिए तुम भी चलोगे। इतना कह करके वो अपने ठड़की से अंदाज में फिर से उस बंदे के करीब जाने लगता है। ये सुनकर तो वो बंदा बेहद ही ज्यादा भड़क जाता है कि क्या साले कमीने, तू एक ऐसा आदमी है जो कि एक दूसरे आदमी को भी नहीं बख्शता। कमीने, या तो तू अभी के अभी यहाँ से भाग जा, वरना मैं अपनी कोर को भी ब्लास्ट करने के बाद में आज तुझे यहाँ पर मार डालूंगा। इतना कह करके वो बंदा अपनी कोर को बर्न करने लगता है। उसके अंदर से काफी ज्यादा भयानक पावर्स रिलीज होने लगती है। उसके अंदर से इतनी ज्यादा भयानक पावर्स को रिलीज होते हुए देख करके ठड़की बुड्ढा भी घबराते हुए कहता है, आखिर तू किस तरीके के क्रेजी स्पेल का यूज कर रहा है, और क्या ये सच है? आखिर एक फाउंडेशन स्टेज का कल्टीवेटर आखिर इतनी ज्यादा इंसेन खतरनाक पावर्स को कैसे निकाल पा रहा है? वो बंदा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, बुड्ढी गांड, तूने आज एक गलत आदमी के साथ पंगा ले लिया, इसलिए आज तू यहाँ पर मरने वाला है। तो कहते ही वो बंदा अपने हाथ से एक पावरफुल सा फायर अटैक उस बुड्ढे में दे मारता है, जिसे अपनी ओर आता हुआ देख करके बुड्ढा भी घबराते हुए कहता है कि हे बच्चे, जरा रुक जा, हम लोग पहले बैठ करके चाय भी तो इस चीज के ऊपर बात करें। मगर अब काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। वो अटैक सीधा उस बुड्ढे में जाकर के लगता है। तभी वहाँ पे एक जोरदार खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिससे वो बुड्ढा काफी ज्यादा घायल हो जाता है और उसकी बॉडी जलने लगती है। तभी उस अटैक को चलने की वजह से वो बंदा भी काफी ज्यादा घायल हो गया होता है और उस बुड्ढे को देखते हुए कहता है कि ये सब कुछ तूने खुद ही अपने ऊपर लाया। मगर डैम इट, आखिर ये सब कुछ क्या बकवास है? इस कमीने की वजह से मेरी कोर ऑलमोस्ट क्रैक हो चुकी है। मुझे जल्दी से किसी अच्छी जगह को ढूंढ करके रेस्ट करना पड़ेगा ताकि मैं अपने अगली मूव को चलने के लिए थोड़ा रिकवर कर पाऊँ। तभी हमें उस बुड्ढे की ओर भी दिखाया जाता है जो कि उस अटैक की वजह से जल करके मर गया होता है। मगर तभी अचानक से उस लड़के के पीछे आते हुए कोई कहता है, हे बहुत अच्छे, ये क्रीप सचमुच में यही डिजर्व करता था, मगर तुम यार, तुम सचमुच में काफी ज्यादा आश्चर्य से भरे हुए हो। उस आवाज को सुनने के बाद वो लड़का भी अपने इधर उधर देखने लगता है। तभी अचानक से एक और बुड्ढा उसके सामने आता है और उससे कहता है कि दोस्त शांत हो जाओ, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं इस ठड़की की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल एक नॉर्मल सा आदमी हूँ, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सुन वो लड़का भी उस बुड्ढे को ग्रीट करते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए और मैं ये होप करता हूँ कि हम लोग फिर कभी ना मिले। कह करके फिर वो लड़का वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक वो बुड्ढा बड़ी तेजी से उसके सामने आ जाता है और इवल से स्माइल में हंसते हुए कहता है कि लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो वो आदमी तुम और तुम्हारे सीक्रेट्स के छोटे से बैग की तरह इतना ज्यादा दिलचस्प नहीं था। तो चलो अब क्यों ना तुम्हें ढंग से चेक किया जाए और पता लगाया जाए कि आखिर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावरफुल डिवाइन एबिलिटीज कहाँ से है। उस बंदे के ऊपर एक खतरनाक अटैक कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा करता हुआ देख वो बंदा भी कहता है कि ये कमीना ओल्ड बास्टर्ड, ये अभी इस समय मेरी कमजोरी का फायदा उठा रहा है जब मैं इतना ज्यादा कमजोर हो गया हूँ। तभी उस बंदे के ऊपर उस ओल्ड मास्टर का प्रेशर का असर होने लगता है, जिस प्रेशर की वजह से वो नीचे जमीन से भी नहीं उठ पा रहा होता है। लेकिन फिर भी अभी वो अपनी हार ना मानते हुए कि नहीं, मैं इस तरीके से हारने वाला नहीं हूँ, मैंने कभी भी इस तरीके से खत्म होना प्लान नहीं किया, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है और इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की ओर कोई बड़ी तेजी से आ रहा होता है। वो बंदा भी अभी तक अपनी हार ना मानते हुए उस ओल्ड मास्टर को रोकने के लिए खड़ा हो जाता है, मगर तभी उन लोगों के सामने एक बेहद ही पावरफुल फिगर आ जाती है, जिसका ऑरा भी काफी ज्यादा कंडेंस और पावरफुल होता है, जिसे देख करके वो ओल्ड मास्टर भी घबराते हुए कहता है होली शिट, ये तो एक नेशन सोल स्टेज का ऑरा है, मगर लेकिन आखिर कब से इस बैकवर्ड सी जगह पर एक कोई इतना ज्यादा पावरफुल इंसान आ गया। अभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि जुलियन होता है।
होता है, जो कि सीरियसली तरीके से उन लोगों को ही घूर रहा होता है। वो ओल्ड मैन घबराते हुए जूलियन से कहता है हे सीनियर ब्रदर प्लीज शांत हो जाइए और इस तरीके से प्लीज इतना ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, और ये बंदा ये पूरा का पूरा तो आपका ही है और आप जो चाहे इसके साथ वो कीजिए, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। मगर तभी जूलियन उस बूढ़े मास्टर को अपनी एक उंगली से अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे एक ठड़की स्कम पर्सन को यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी जूलियन का वो अटैक उस बड्ढे के सीने के आर पार हो जाता है और उस बड्ढे का खेल तभी खत्म हो जाता है। जो देख करके तो वो बंदा भी घबराते हुए जूलियन को देखते हुए अपने मन में कहता है पहले यहाँ पर एक गोल्डन कोर का एक कमीना आया और अब ये नेशन सोल का आ गया। सचमुच में मेरा बैड लक भी कितना नेक्स्ट लेवल चल रहा है और लगता है कि आज मैं कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन आज मैं मरने से नहीं बच पाऊंगा। अभी इधर हमें जूलियन की ओर भी दिखाया जाता है जो कि सिस्टम से कहता है हे सिस्टम मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करो, क्या यही वो बंदा एक ट्रू इमोर्टल डिमोनिक कल्ट लीडर है और इसकी कल्टीवेशन तो सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन रिल्म की है, ये तो बिल्कुल नोबडी सा है, क्या तू मेरे साथ में कोई मजाक कर रहा है। तभी सिस्टम जूलियन से कहता है कि होस्ट मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बंदा वही ट्रू इमोर्टल लेवल कल्ट लीडर है, बस बात सिर्फ इतनी है कि इसकी वो कल्टीवेशन अब बर्बाद हो चुकी है और अब आपके लिए आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट किया जा रहा है। इसी के साथ में जूलियन की आंखों में सिस्टम की वो स्किल एक्टिवेट हो जाती है, इससे जूलियन को उस बंदे के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। उस बंदे की आइडेंटिटी बताई जाती है, ये है पुराना डिमोनिक कल्ट लीडर ट्रू इमोर्टल कल्टीवेटर और इसका टैलेंट हेवनली ग्रेट फर्स्ट स्पिरिट रूट बट करंटली डैमेज और कल्टीवेशन अर्लियर फाउंडेशन स्टेज, नाम होंग कियानिए। तो उसके बारे में जानकारी मिलने के बाद तो जूलियन भी थोड़ा शॉक होते हुए अपने मन में कहता है कि सिस्टम तो बिल्कुल सच कह रहा था, एक मिनट इसका मतलब क्या ये सच में एक मैन है। तो सोच करके फिर जूलियन होंग के पास जाकर के उसे चारों ओर से देखने लगता है और अपने मन में कहता है कि अरे ये मुलायम त्वचा और ये सिल्की लंबे बाल, इसे देखकर ईमानदारी से कहूँ तो खूबसूरती में खूबसूरत लड़कियां भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती हैं। कोई भी इसे देख करके वो सारी गलतियां कर सकता है। जूलियन को इस तरीके से घूरता हुआ देख करके होंग भी अपने मन में कहता है कि एक मिनट रुको, आखिर ये मुझे इस तरीके से क्यों देख रहा है, कहीं इसको भी तो लड़कों में दिलचस्पी नहीं है। जबकि जूलियन अपने मन में कहता है कि भले ही अभी फाउंडेशन स्टेज पर है मगर इसके टैलेंट और एक्सपीरियंस की वजह से इसका लेवल आने वाले टाइम में भी बहुत जल्दी बढ़ेगा, इसे एक्चुअली में मेरा डिसाइपल बनाना मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सब कुछ सोचने के बाद फिर जूलियन होंग से कहता है कि हे देखो अब तुम्हारे पास जब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है तो क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहोगे और अब से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। जूलियन की ये बात सुनकर तो होंग काफी ज्यादा हैरान होते उससे कहता है हे एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हो। फिर साथ ही होंग मन में कहता है कि ओ तो अब मैं समझा, तुम मेरे सीक्रेट्स के पीछे पड़े हुए हो है ना, और ये कमीनी बास्टर्ड जगह, इस बैकवर्ड सी जगह पर सभी के सभी लोग चाहे वो खजाना हो या फिर ज्ञान सभी लोग उसी के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन इस बंदे को पता नहीं आखिर ये किससे पंगा ले रहा है और इस जैसा आदमी तो मेरे पुराने दिनों में यहाँ तक कि मेरे फ्लेम सेक्ट के आउटर सर्कल में भी नहीं आ सकता था। आज देखो ये एक छोटा सा नेशन सोल का कल्टीवेटर मुझसे यहाँ पर खुद को मास्टर कहलवाने की कोशिश कर रहा है।